संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुतिः समाना हृदया निवह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूँगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए। आज का विषय है शासन तंत्र का चौथा भाग। पिछली चर्चाओं में हम लोगों ने कुछ विकसित राष्ट्रों के शासन तंत्र की चर्चा की और अपने देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के वर्तमान हालत की भी चर्चा की। आज हम देखेंगे कि प्रजातंत्र अपने देश में मजबूत क्यों नहीं हुआ ताकि यह आज़ादी के बाद आमजनों की समृद्धि का कारण बनता। इसके कारण क्या है? 1946 में अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद करने का निर्णय ले लिया था और कांग्रेस के प्रेसिडेंट को केंद्र में इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करने को सोच लिया था। उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आज़ाद। वे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनने को उत्सुक थे, लेकिन महात्मा गांधी उनके पक्ष में नहीं थे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से, जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और 42 का आंदोलन शुरू हुआ था, तो 6 वर्षों से कांग्रेस के प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हुआ था। तो गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कि अब नए प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाना चाहिए। इस चुनाव में महात्मा गांधी ने अबुल कलाम आज़ाद को इशारा किया था कि आप खड़े न हो, और उन्होंने जितने पीसीसीज थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी 15 थी, उनको एक तरह से संदेश भिजवाया था कि उनके कैंडिडेट पंडित नेहरू हैं। लेकिन महात्मा गांधी के निर्देश के बावजूद किसी 15 पीसीसीज में से किसी ने भी नेहरू को रिकमेंड नहीं किया। जो एआईसीसी के मेंबर्स ने वोट देके पीसीसीज में नाम भेजा था, तो 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरदार पटेल के और 3 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने आचार्य कृपलानी का नाम प्रपोज किया था। नेहरू का नाम किसी ने नहीं भेजा था। इसका कारण क्या था? पीसीसीज के मेंबर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर और नेता यह जानते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव और संगठनात्मक क्षेत्र में सरदार पटेल की तुलना में नेहरू कहीं नहीं टिकते। इसलिए आज़ाद भारत, एक नया भारत जो है एक को बनाना था, तो एक आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में वे एक योग्य शासक को चाहते थे। लेकिन महात्मा गांधी के हठ के कारण कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, जिसे कोई भी अधिकार किसी अन्य प्रेसिडेंट को चुनने का नहीं था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को केवल पीसीसीज के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट का नाम पर मुहर लगाना था। लेकिन उन्होंने सरदार पटेल के नॉमिनेशन को दरकिनार कर उन पर प्रेशर डाला गया कि आप हटिए, और नेहरू को प्रेसिडेंट नियुक्त किया। इलीगल था। इस तरह सरदार पटेल को प्रजातांत्रिक रूप से कांग्रेस द्वारा इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के पद पर चुने जाने के बावजूद नेहरू ने महात्मा गांधी के मदद से अप्रजातांत्रिक रूप से और इलीगली, क्योंकि उसका कोई लीगल सैंक्शन नहीं था, वर्किंग कमेटी एक नए प्रेसिडेंट को का नाम नहीं दे सकती थी, प्रधानमंत्री को पद को उन्होंने हासिल किया। इस प्रकार एक नए राष्ट्र के आज़ादी के समय ही राजनीति में छल कपट की राजनीति की शुरुआत हो गई। नेहरू यह जानते थे कि उनका कद कांग्रेस के सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी आदि के आगे बौना है। उनके इंटेलेक्ट, त्याग, बलिदान और तप के आगे नेहरू कहीं नहीं टिकते थे। इस फीलिंग ने नेहरू में एक इनसिक्योरिटी ला दिया था और वे समझते थे कि इनमें से कोई भी उन्हें पद से कभी भी हटा सकता है। इस पद पर बने रहने के लिए नेहरू कुछ भी करने को तैयार थे, क्योंकि वे एक पद लोलुप व्यक्ति थे। इसीलिए नेहरू सरकार और संगठन के की पोस्ट पर यस मैन और रूटलेस मैन को नियुक्त करना चाहते थे। सरदार पटेल के 1950 के निधन के बाद पंडित नेहरू ने यही खेल कैरट और स्टिक के द्वारा खेलना शुरू किया। सरदार पटेल के रहते उनको थोड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि
1950 के कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सरदार पटेल के नॉमिनी पीडी टंडन ने पंडित नेहरू के नॉमिनी आचार्य कृपलानी को हरा दिया था। अभी भी संगठन पर उनका पकड़ नहीं था, लेकिन सरदार पटेल की मृत्यु के बाद पंडित नेहरू को एक मौका मिल गया। उन्होंने पुरुषोत्तम दास टंडन को कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद से हटने को मजबूर किया और पंडित नेहरू स्वयं ही कांग्रेस प्रेसिडेंट बन गए। दोनों पद, प्राइम मिनिस्टर जो कि एग्जीक्यूटिव पद था और संगठन का पद, वो अपने पास ही रखे। क्यों? वो उनमें इनसिक्योरिटी थी, उनको डर था कि कोई भी व्यक्ति कभी भी उनसे बड़ा हो जाएगा और उनको अपने पद से हटा देगा, क्योंकि वो सही ढंग से चुन के प्रधानमंत्री नहीं बने थे। बाद में नेहरू ने परिवारवाद की नींव डालते हुए अपनी बेटी इंदिरा को कांग्रेस का प्रेसिडेंट नियुक्त किया, जबकि उस समय आज़ादी की लड़ाई के तपे हुए कई सीनियर कांग्रेस पार्टी में मौजूद थे। इस तरह नेहरू ने राजनीतिक पार्टियों में एक परिवार का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का परिपाटी और नींव डाल दी। पंडित नेहरू और सब्सिक्वेंटली उनके परिवार के द्वारा चलाए जा रहे कांग्रेस ने विंस्टन चर्चिल के इस कथन को सत्य साबित किया, जो चर्चिल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के प्रेजेंटेशन के समय दिया था। चर्चिल ने कहा था, पावर विल गो टू द हैंड्स ऑफ रास्कल्स, रोग्स, फ्री बूट्स, ऑल इंडियन leaders will be of low caliber and men of straw. They will fight amongst themselves for power and India will be lost in political squabbles. आज हम देख रहे हैं उस दूरदर्शी चर्चिल का कथन अक्षरतः सत्य हो रहा है। चर्चिल का यह कथन उस समय पार्शियली ही करेक्ट था, जो उन्होंने यहाँ के लीडरों के बारे में कहा था, क्योंकि वे जानते थे कि ब्रिटिश पावर का ट्रांसफ़र उन लोगों के हाथों में किया जा रहा है जो अंग्रेज़ों की यूजुरी सत्ता के लिए कर रहे थे। ट्रांसफ़र ऑफ पावर अंग्रेज़ों ने देशभक्तों को, जैसे सुभाष बोस, जयप्रकाश नारायण, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि के हाथों नहीं किया। यह कैसे ज्ञात हो सकता है? अंग्रेज भी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में नेहरू को ही बनाना चाहते थे। वे जानते थे कि नेहरू एक कमज़ोर व्यक्तित्व और वीक कैरेक्टर का आदमी था। जब नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट के चुनाव के पहले ही बर्मा की यात्रा पर गए थे, तो उस समय के वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने बर्मा के एडमिनिस्ट्रेशन को यह खबर भिजवाया था कि नेहरू शुड बी ट्रीटेड एज फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कैसे उनको पता था? कैसे पता था कि वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? ये कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। वो अंग्रेज़ों के दबाव में पंडित नेहरू को ही जो है उनके 9 चुने जाने के बाद भी उन्होंने प्रेसिडेंट कांग्रेस का 46 में बनाया और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनको शपथ दिलवाया। और उन्होंने शपथ किस चीज़ के लिए लिया था? आज ये कहते हैं कि जो है वीर सावरकर ने जो है माफ़ीनामा मांगकर वहाँ से जो है निकले थे। ये क्या किए थे? जब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पद का गोपनीयता का शपथ लिया था, तो उन्होंने ब्रिटेन के राजा के नाम पर लिया था और उन्होंने शपथ लिया था कि वे हर समय उनके जो है वफादार रहेंगे। इसका विरोध उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। वो अपने आत्मकथा में लिखते कि उन्हें ये मंजूर नहीं था, लेकिन उन पर दबाव बना के उनको फिर से जो है शपथ दिलवाया गया। तो 15 अगस्त 1947 से अब तक देश ने आज़ादी के लगभग 74 साल पूरे किए। इन 74 सालों में देश के पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की इतनी दुर्गति और डिटोरिएशन हो गया है कि कोई भी ईमानदार और योग्य व्यक्ति इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में चुनकर आने और देश के लिए कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसका कारण हमें वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में मिलता है। 9 जुलाई 1993 को भारत सरकार ने राजनेताओं पर बराबर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोप और राजनीति के अपराधीकरण के आरोप को देखते हुए उस समय के गृह सचिव श्री NN वोहरा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था। उस समय PV नरसिम्हा राव यहाँ के प्रधानमंत्री थे। उस कमेटी को भारत सरकार के पास उपलब्ध खुफिया और अन्य जानकारियों को एकत्र कर सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं के साथ क्राइम सिंडिकेट और माफिया संगठनों के संबंध और उनके द्वारा किए जाने वाले गैरकानूनी और राष्ट्रद्रोही कार्यों का पता लगाना था। वोहरा कमेटी ने रिपोर्ट अक्टूबर 1993 को सबमिट किया। इसमें दिए गए तथ्य और जानकारियां विस्फोटक थी।
इनमें राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों, राजनेताओं और अधिकारियों के बीच साठगांठ के बारे में डिटेल से बताया गया था। ऑफिशियल एजेंसी सीबीआई, रॉ, आईबी इत्यादि के रिपोर्टों और तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध किया गया था कि ये अपराधी तत्व राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर एक समानांतर सरकार चला रहे हैं। इनमें ऐसे आपराधिक गैंगों को चिन्हित किया गया था जिनको पेट्रोनेज हर पार्टियों के राजनेताओं और विभिन्न सरकारी अधिकारियों से मिल रहा था। ऐसे राजनेताओं को भी चिन्हित किया गया था जो कई आपराधिक गैंग के सरगना थे। ऐसे राजनेता शुरू में जो है राजनेता उनकी मदद करते थे, लेकिन मदद लेते थे जीतने में, चुनाव में। लेकिन जब इन सरगनाओं ने, इन माफिया तत्वों ने देखा कि हमारे बदौलत ही ये जीतते हैं, और पंडित नेहरू और उनके जैसे लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि कोई भी आदमी जो है चुनाव में खड़ा हो सकता है, तो उन लोगों ने इनको दरकिनार हटा के खुद ही खड़ा होना शुरू कर दिया। तो ऐसे सरगना इसी तरह विभिन्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में चुने जा रहे थे। इस रिपोर्ट में लगभग सारे पार्टियों के बड़े नेताओं के नाम थे। ये सारे नेता अपराध, लूट ही नहीं बल्कि राष्ट्रद्रोहियों जैसे विदेशी एजेंसियों के पैसों पर भी पल रहे थे। विदेशी एजेंसियों, CIA, अरबियन कंट्रीज़ का पैसा, मुस्लिम कंट्रीज़ का पैसा, उस पे ये यहाँ मुस्लिमों को का जो है पक्ष लेते थे। कम्युनिस्ट कंट्री को पैसा, केवल राजनेता ही नहीं, जो पत्रकार थे, अन्य लोग थे, सारे लोग जो कई एकेडमीज के जो करता धरता थे, NGOs थे, सबको पैसा ये लोग बांटते। उस समय की कांग्रेसी सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया और दबा दिया। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल कमेटी द्वारा वोहरा कमेटी के रिपोर्ट को एग्जामिन करने और उसमें आए हुए नाम जिसके थे दोषियों को चिन्हित कर प्रोसिक्यूट करने को कहा। लेकिन चूंकि इस रिपोर्ट में लगभग सभी बड़ी पार्टियों के रसूखदार नेताओं का नाम था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के दबाव देने के बावजूद इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज इस रिपोर्ट के लगभग 27 साल बीत गए। तो अब हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे शासन तंत्र में अपराधियों, राजनेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों का तंत्र किस तरह हावी हो गया होगा। इसी कारण आज जनता त्राहिमाम कर रही है और हमारा डेमोक्रेसी एक डेमोनोक्रेसी बन गया है। अब हम इसके अगले भाग में चर्चा करेंगे विभिन्न पार्टियों की, ये पार्टी कैसे चलते हैं, ये पार्टी का उद्भव कैसे हुआ है और इन पार्टियों के चलते हम लोगों के डेमोक्रेसी की हालत क्यों खराब